चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने ट्रिकल डाउन थियरी देखा था। टपकन सिद्धांत हो गया था। आज हमें देखना है दूसरा, नज थियरी। टहो का सिद्धांत। नज का मतलब क्या होता है? आपका टहो का सिद्धांत, नज का जो वर्बल मीनिंग होती है ये होती है। नज का मतलब होता है हल्के से पुश करना, धक्का देना होता है। जैसे आप जाते हो कभी ऑटो में या मेट्रो में, आप जा रहे हो, कोई बगल में ऐसे आता है तो थोड़ा सा आप हल्के से पुश कर देते हो, धक्का दे देते हो। तो सेम वही यहां पे मीनिंग है आपका। अब हमें देखना है कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में इसको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, इसका क्या अर्थ हम निकालते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। जो ये जो नज थियरी है आपका, टपकन जो आपका टहो का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये जो पार्ट है आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का क्या होता है, आपका ये पार्ट होता है, ठीक है ना। यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र का क्या होता है, एक हिस्सा होता है, एक उसका पार्ट होता है आपका। देखो, इकोनॉमिक्स की एक नई ब्रांच आपकी जनरेट होके आई। खैर ये जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र है काफी पहले से चला आ रहा था, लेकिन 2017 में ये काफी उससे क्या हुआ, आपका हाईलाइट हुआ। तो हम लोग नज थियरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने बोला कि यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है। इट इज द पार्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। मैं लिख देता हूं आपका, यह अर्थशास्त्र का एक भाग होता है। यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक भाग होता है। इट इज द पार्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ठीक है। यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र का क्या होता है, आपका एक भाग होता है। मैंने आपको अभी बताया कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, व्यवहारिक अर्थशास्त्र की एक नई ब्रांच क्या हुई, आपकी जनरेट होकर आई है, हाईलाइट हुआ है 2017 में। कारण यह है कि इसी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया रिचर्ड थलेर को 2017 में। ये जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होता क्या है आपका, कि इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक लाइन में इसको समझा दूं। व्यवहारिक जो अर्थशास्त्र होता है, इसमें आपके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि आप किस तरीके से, ठीक है। तो आपका क्या है कि जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र है आपका, यह मैंने बोला कि अभी नई ब्रांच क्या हुई, इकोनॉमिक्स की जनरेट होकर आई है। इसमें क्या होता है कि आपके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उसी व्यवहार को देखते हुए नीतियों को बनाया जाता है और फिर उन नीतियों को क्या करते हैं, हम प्रभावी करते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जब पब्लिक के बीच में आती हैं तो हम बहुत तेजी से क्या करते हैं, उसको डिनाई करते हैं, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख लो, भारत में गवर्नमेंट ये चाहती थी कि डिजिटल इंडिया मिशन आपको चलाया जाए, वो सफल हो आपका, ठीक है, सफल हो आपका। डिजिटल इंडिया मिशन क्या हो आपका, चलाया जाए, वो सफल हो। लेकिन जब डिजिटल इंडिया मिशन शुरू में आया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इवन जो ये ऑनलाइन आपकी पढ़ाई चल रही है, इसको भी लोगों ने शुरू में, तो उसमें क्या होता है आपका कि जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ाई आपकी स्टार्ट हुई तो शुरू में लोग बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट रहे। इवन स्टूडेंट से लेकर फैकल्टी तक कोई ऑनलाइन पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारे सामने जब कोई भी नई चीज आती है ना तो हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तुरंत हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये हमारी एक क्या होती है कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो हमारा व्यवहार ही सरकार क्या करती है, आपकी अध्ययन करती है, अर्थशास्त्री है वो अध्ययन करते हैं और फिर उसी हिसाब से नीतियों को बना के उनको क्या किया जाता है, आपका प्रभावी किया जाता है कि ठीक है, पब्लिक इस पे थोड़ी सी डिसएग्री करेगी, लेकिन हम इसको इस तरीके से लेकर के क्या करेंगे, आपका आगे बढ़ेंगे, इस योजना को इस तरीके से हम आगे आपका बढ़ाएंगे। तो जैसे अभी था कि अब देख लो, ऑनलाइन पढ़ाई लगभग सारे लोगों ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। हाँ ठीक है कि ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन है वो पूरी तरह से, जैसे ऑफलाइन आपका ओपन हुआ बंद हो गया, ऑनलाइन भी क्या हो रहा है, चल रहा है। ऑनलाइन जो हो गया आपका, अब ऑफलाइन का एक पूरक हो गया, उसका एक सप्लीमेंट हो गया। तो दोनों मिलकर अब क्या कर रहे हैं, आपके काम कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब धीरे धीरे चीजें हमारे सामने आई तो हमने उनको स्वीकार करना शुरू किया। उसी तरह से जब सरकार है, जब कोई योजना बनाती है आपकी, तो वो पहले देखती है कि पब्लिक इस पे
कैसा पब्लिक उस पे रिएक्शन आपकी देती है। तो जैसा पब्लिक आपकी रिएक्शन देती है उसी हिसाब से नीतियों को बना के क्या करते हैं, हम प्रभावी करते हैं। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में आपके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, फिर उसी हिसाब से आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं और फिर वही आर्थिक नीतियां जो है आपकी प्रभावी की जाती हैं। ठीक है, उन्हीं हिसाब से आर्थिक नीतियों को हम क्या करते हैं, आपका आगे बढ़ाते हैं। तो अब कहोगे कि सर ठीक है, ये जो आपने बोला कि जो नज सिद्धांत है, नज थियरी इज द पार्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, नज सिद्धांत व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक भाग है। ठीक है, तो किस तरह से भाग है ये, तो ये होता क्या है, जो नज थियरी है, जो नज सिद्धांत है, ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र अगर जो आप देखो तो ऐसे व्यवहारिक अर्थशास्त्र है, तो उसके सेंटर में क्या है, आपका नज है। ठीक है, उसके सेंटर में क्या है, आपका नज है, और ये पूरा का पूरा उसके आसपास क्या है, आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आपका है। ठीक है, और कोर में क्या होता है, आपका नज थियरी होती है। बिना इस नज के व्यवहारिक अर्थशास्त्र को प्रभावी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमने आपके व्यवहार का अध्ययन करके कोई स्कीम, कोई योजना बना दी आपकी, देव चौधरी गुड इवनिंग, कोई योजना हमने क्या कर लिया, बना लिया, लेकिन जब उसके प्रभावी होने की बात आती है तो वहीं पे नज सिद्धांत का हम क्या करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। नज थियरी का क्या किया जाता है, आपका प्रयोग किया जाता है। तो ये अर्थशास्त्र की एक नई ब्रांच जनरेट होकर आई है, और ये जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र है, इसके जो जनक है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के जो जनक है, फादर ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कौन है आपके, तो रिचर्ड थलेर साहब है। रिचर्ड थलेर साहब व्यवहारिक अर्थशास्त्र के क्या है, आपके जनक है, फादर ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स रिचर्ड थलेर। रिचर्ड थलेर, रिचर्ड थलेर को 2017 में नोबेल प्राइज क्या किया गया, आपका दिया गया। 2017 में इनको इसी के लिए नोबेल प्राइज आपका दिया गया। इन्होंने बुक ही लिखी है आपका नज, जिस बुक के लिए इन्होंने क्या किया आपका कि ये सिद्धांत आपका दिया है। ठीक है, जिस बुक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, उसी बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज क्या होता है, 2017 में मिलता है रिचर्ड थलेर साहब को। और ये जो नज थियरी है, आज के योजनाओं में देखो तो लगभग 60 से 70% जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही है, वहां पे ये नज सिद्धांत का प्रयोग सरकार हमारी कर रही है। ठीक है, ये जो नज थियरी है, इसका प्रयोग आपका किया जा रहा है। अब मैंने आपको यहां पे बताया कि जो नज थियरी है, जो नज सिद्धांत है, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का, व्यवहारिक अर्थशास्त्र का कोर है। ठीक है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र का यूज क्या है कि आप व्यवहारिक अर्थशास्त्र का इस्तेमाल करके आप लोगों के व्यवहार का अध्ययन करते हो, फिर उस हिसाब से नीतियां बनाते हो। लेकिन नज थियरी क्या करती है कि ये उसको प्रभावी करने में इसका प्रयोग किया जाता है, नज थियरी का। हम उन नीतियों को क्या करते हैं, आपका प्रभावी करते हैं। तो नज थियरी क्या करता है, नज सिद्धांत आपका क्या करता है, उसको मैं अब अगले लाइन में लिख रहा हूं आपका। तो यह नज थियरी प्रपोज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड इनडायरेक्ट सजेशन टू अचीव सम गोल। ठीक है, नज सिद्धांत किसी लक्ष्य को पाने के लिए सकारात्मक बल और अप्रत्यक्ष सलाह देता है। सकारात्मक बल और अप्रत्यक्ष सलाह देता है। नज थियरी प्रपोज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड इनडायरेक्ट सजेशन टू अचीव सम गोल। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह एक सकारात्मक बल देता है आपका, यहां पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, एंड क्या करता है आपका, अप्रत्यक्ष सलाह साथ ही साथ आपको देता है कि आप उस लक्ष्य को क्या करिए, प्राप्त करिए। जैसे आप ही हो, आपको मैं चाहता हूं कि आप पढ़िए और आप यूपीएससी को क्वालिफाई करिए, तो मेरा क्या होगा यहां पे कि मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, ठीक है, क्या सुविधाएं वहां पे मिलेंगी। तो फिर आप एक बार सोचने को मजबूर हो जाओगे कि भाई इतनी अच्छी सुविधा मिलेगी तो क्यों ना हम इसको क्या करें, आपकी तैयारी करें। ठीक है, फिर मैं आपको अपना सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ाऊं को आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट वहां पे डेवलप हो आपका। ठीक है, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप उस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ोगे एंड देन उसके बाद आप अपने एग्जाम को क्रैक करोगे। तो मैं क्या कर सकता हूं, आपको नज कर सकता हूं। ठीक है, मैं आपको पुश कर सकता हूं, एक हल्का सा पॉजिटिव मतलब एक सकारात्मक बल और अप्रत्यक्ष सलाह ही मैं आपको दे सकता हूं कि आप पढ़ाई करिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। और ये सब मैं एक्टिविटी आपसे करवा सकता हूं कि आपको मोटिवेट करूं। ठीक है, एंड आपको सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको समझ में आए, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि मैं फिर आपको जैसे ऑफलाइन क्लास में हो आप
तो फिर आपको खड़ा करके आप मतलब डस्टर से आपका हाथ उल्टा करके ऐसे मारा जाए, फिर आप पढ़ोगे तो फिर उसका उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा, आप भी बोलोगे कि बाहर निकलो देख लेंगे हम, ठीक है। तो उस तरीके से तो कोई चीज होनी नहीं है। तो बेहतर यही है कि मैं आपको एक बढ़िया क्या करूं, सकारात्मक बल दूं, ठीक है, आपको मोटिवेट करूं और इनडायरेक्टली आपको उधर की तरफ क्या करूं, खींच के लेकर के जाऊं मैं। तो ये होता है क्या, आपका नज थियरी होती है। और इस तरीके से नज थियरी का हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, आपके तमाम योजनाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे प्रैक्टिकली अगर जो देखिए भारत में, तो अभी हम चला रहे हैं क्या, आपका डिजिटल इंडिया मिशन है, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन, जो डिजिटल इंडिया मिशन है, ये कहीं ना कहीं नस थियरी को क्या कर रहा है, आपका यूज कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें पूरा टेबल बना के दिया गया था कि किन किन योजनाओं पे सरकार टहोका सिद्धांत, नस थियरी का क्या कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। और ये टहोका जो शब्द है, इसकी हिंदी है ना, ये आपके सर्वे में ही लिखा गया था, वहीं से मैं ये हिंदी क्या किया हूं, आपका उठाया हूं। डिजिटल इंडिया मिशन हो गया आपका, ठीक है। एंड जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है आपका जो योजना आप देखते हो इत्यादि, ये सब क्या है, आपके नस थियरी कहीं ना कहीं यहां पे इस्तेमाल आपकी हो रही है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, जब वो भी लॉन्च हुआ था तो उसमें भी सरकार ने क्या किया था, आपका नज ही किया था, आपको एक सकारात्मक बल और अप्रत्यक्ष सलाह देते हुए बोला था कि आप ओपन डिफिकेशन ना करें, ठीक है। आप अपने घर में जो टॉयलेट आपका बना हुआ है उस टॉयलेट का क्या करिए, आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो जैसे हमारा यह है कि सरकार हमें चाहती थी कि हमारे घर में जो टॉयलेट है हम उनका इस्तेमाल करें। तो हम चाइना की तरह तो है नहीं भाई कि अगर जो किसी को बाहर डब्बा लेके जाते हुए देख लिया तो गोली मरवा दिया उनको, ठीक है। तो हमारी सरकार, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करते हैं, हम इंडिविजुअल के फ्रीडम की हम बात करते हैं, हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं आपका, भाई हम समाजवादी भी हैं और पूंजीवाद को भी क्या करते हैं, लेकर के साथ में चलते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है उसके फ्रीडम का पूरा क्या किया जाए, आपका ख्याल रखा जाए। तो हमारी सरकार ने क्या किया आपका कि जब उसको ये काम करवाना था तो उसने पहले भाई कुछ लोगों को रिक्रूट किया, जैसे आपके अमिताभ बच्चन है, विद्या बालन है, इन सब लोगों को रिक्रूट किया, टीवी पे लोगों की बेइज्जती करवानी शुरू कर दी, तमाम तरह के नाम रखे आपके, ठीक है। फिर लोग थोड़ा सा उससे सोचे कि हाँ भाई हम घर पे टॉयलेट का क्या करें, इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद सरकार ने लोगों को बताया, अक्षय कुमार को हायर किया, फिर लोगों को यह बताया कि भाई जो है यहाँ पे आप अगर जो ओपन डिफिकेशन करते हैं, खुले में शौच करते हैं तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। फिर उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया, देखो धीरे धीरे नच करना शुरू किया। फिर सरकार ने यह बोला कि जिसके पास टॉयलेट नहीं है उसको टॉयलेट बनवाने के लिए हम 12 से 15 हजार रुपए क्या कर रहे हैं, आपका दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर 12 से 15 हजार रुपया सरकार ने उनको देना भी शुरू किया कि आप टॉयलेट बनवाइए और उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो इस तरीके से सरकार ने कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप उधर की तरफ बढ़िए। हाँ ठीक है, हमने उनमें करप्शन हुआ कुछ हद तक, ठीक, सही से पूरी योजना इंप्लीमेंट नहीं हुई, 100% तो नहीं, लेकिन 70 से 80% हमने क्या कर लिया, आपका अचीव कर लिया, अपना गोल हमने प्राप्त किया है आपका। तो इस तरीके से सरकार ने नज का इस्तेमाल करके स्वच्छ भारत मिशन को इंप्लीमेंट किया, प्रभावी किया। अच्छा हाँ, आपके दिमाग में यहां पे ये नहीं आना चाहिए कि भाई ये मतलब कि कांग्रेस चल रहा है या भाजपा चल रहा है, ठीक है। आपकी अपनी जो पर्सनल दुश्मनी होगी उन लोगों से आप अलग से निपट लीजिएगा, उनकी जो योजनाओं की खासियत है उसको मैं यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। और हम लोगों को इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के लिए आप बैठ के लड़ते हो पता चलता है कि वही पार्टी जिस समय आप लड़ाई कर रहे होते हो उसी समय वो अपना समझौता कर रही होती है सरकार को बनाने के लिए, तो उनसे आप दूर रहेंगे। हम केवल योजनाओं को एनालाइज करेंगे कि किस हद तक ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन से सिद्धांत यहां पे काम कर रहे हैं। और निगेटिव पॉइंट आपको यूपीएससी में लिखना नहीं है, ठीक है। आपकी बाकी जो पर्सनल लेवल की है भाई, सबका अपना रिलीजियस पॉलिटिकल सबका ओरिएंटेशन होता है, एक झुकाव होता है, तो उस हिसाब से आप काम करिए, वो अलग चीज है। लेकिन एग्जाम में आप चीजों को पॉजिटिव करके ही क्या करेंगे, लिखेंगे, उसको अपना सारा कुछ नेगेटिव वहां पे नहीं दिखाना है, ठीक है। तो इन योजनाओं को डिस्कस करते समय बतौर प्रिकॉशन मैं आपको बोल रहा हूं, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ और ही चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। तो स्वच्छ भारत अभियान इस तरीके से क्या किया गया, आपका बढ़ाया गया, अचीव किया गया, काफी हद तक सफलता आपकी मिली। जब रिचर्ड थलेर को 2017 में नोबेल प्राइज मिला था तो कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि क्या भारत में नस थियरी आपकी यूज हो रही है, तो रिचर्ड थलेर ने बहुत अच्छे से वहां पे जवाब दिया था कि भारत तो बहुत पहले इंप्लीमेंट कर दिया था, 2014-15 से ही यहां पे ये काम शुरू हो गया था आपका, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं था वो किसी गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे थे या कुछ था, उनको लगा कि उस स्वच्छ भारत अभियान में इस तरह की कुछ चीजें हैं, तो उन्होंने उस तरीके से वहां पे क्या किया था, आपका बोला था। रिचर्ड थलेर आपके शिकागो बूथ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, इन्हीं के डिपार्टमेंट में
आपके हैं, आपके आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रघुराम राजन, दोनों लोग एक ही यूनिवर्सिटी में हैं आपके, और एक ही डिपार्टमेंट में दोनों लोग काम करते हैं। और जिस साल नोबेल प्राइज के लिए रिचर्ड थलेर ने अपना पेपर सबमिट किया था, उसी साल रघुराम राजन भी सबमिट किए थे। रघुराम राजन का पीछे हो गया, इनका क्या हो गया, रिचर्ड थलेर वाला पेपर आपका आगे बढ़ा, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज क्या किया गया था, आपका दिया गया था। जैसे डिजिटल इंडिया मिशन, सरकार हमारी चाहती क्या है कि हम कैशलेस इकोनॉमी हो जाए, इकोनॉमी हमारी फॉर्मल हो जाए। ज्यादा से ज्यादा भाई 100% तो कोई भी इकोनॉमी कैशलेस नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है, आपका कैश थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन ये हो कि जब कैशलेस मैं बोलूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाए, आपका कैश रहित हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाए, हम डिजिटल मोड में क्या करें, पेमेंट करें, हर चीज क्या हो जाए, आपकी ऑनलाइन हो जाए। सरकार ऐसा प्रयास की डिजिटल इंडिया मिशन के थ्रू। तो कैशलेस की ही अगर जो हम बात करें तो सरकार चाहती थी लोग क्या करें कि ठीक है, तो सरकार ने क्या किया आपका कि पहले विमुद्रीकरण किया, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया। जो कैश था आपका उसमें से लगभग 20-22 लाख करोड़ रुपया कैश थे, इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया 1500 के नोट खींच लिए मार्केट से, ठीक है, वो निकल गया आपका। फिर जब प्रिंटिंग करने की बात आई आपकी, ठीक है, जब प्रिंटिंग करने की आपकी बात आई तो फिर सरकार ने उतना नोट प्रिंट नहीं किया जितना होना चाहिए, इकोनॉमी की जो साइज थी उस हिसाब से उतना नोट आपका करेंसी प्रिंट आपका नहीं हुआ, उस हिसाब से करेंसी प्रिंट नहीं हुई। और फिर सरकार ने उसी समय क्या किया था आपका कि यूपीआई को लाया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भीम यूपीआई आप बोलते हो, ठीक है, सरकार ने यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया, बोला कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करिए, जितना भी पेमेंट करिए 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। इवन उसके थ्रू आपको इंसेंटिव भी मिलना शुरू हो गया, कैशबैक भी मिलना शुरू हो गया। तमाम जो प्राइवेट आपके पेमेंट जो संस्थाएं थी, अमेजोन हो गया, ये क्या कहते हैं कि पेटीएम हो गया, सब आपको कैशबैक दे रहे थे, ठीक है। तो सरकार ने किया क्या आपका कि कैश आपके बीच से खींचा, ठीक है, और जब आगे भुगतान की बात आई तो उन्होंने एक नया पेमेंट सिस्टम आपके बीच क्या किया, लेकर के आया। अब आपने धीरे धीरे वो यूपीआई को, पेटीएम को यूज करना शुरू कर दिया, आप उसके हैबिचुअल होना क्या हो गया, आपके स्टार्ट हो गए। और नहीं तो वहां पे इंसेंटिव, प्रोत्साहन भी आपको मिल रहा था, कैशबैक भी साथ में क्या हो रहा था, आपको मिल रहा था। इवन देखिए कि आज के भी टाइम में एटीएम ओटीएम में होता क्या है कि जब मंथ एंड होता है ना तो कैश की क्रंच हो जाती है, ठीक है, जानबूझ के वो क्रंच किया जाता है ताकि आप मजबूरी बस डिजिटल भुगतान के लिए क्या हो जाए, बाध्य हो जाए, आप डिजिटल मोड में क्या करें, आप पेमेंट करें, ठीक है। तो इस तरीके से सरकार ने वहां पे आपको नज किया और आगे बढ़ाया, ठीक है, जितना तरीका हो सकता था सरकार ने वहां पे यूज किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी आपके नस थियरी का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने बोला था कि भाई एक ऐसा समय था कि हरियाणा का जो सेक्स रेशियो था वो बहुत कम हो गया था, मतलब लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या आपकी बहुत कम हो गई थी। तो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बोला यह था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तमाम जो कॉलेज स्कूल थे वहां पे कोटा दिया गया लड़कियों को कि भाई एडमिशन लीजिए आप, ठीक है, आपको इतना कोटा दिया जा रहा है। तमाम प्रीमियरी इंस्टीट्यूट में ऐसी व्यवस्था की गई आपकी। फिर सरकार ने यह बोला कि लोग अपनी बेटियों के साथ सेल्फी लेके दें और हम उसको मंत्रालय के पोर्टल पे लगाएंगे, सरकार ने लगाया भी। तो सरकार ने लोगों को नज किया। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि आप देखिए हरियाणा का जो लिंग अनुपात है आपका वो काफी सुधरा है, ठीक है, सेक्स रेशियो काफी सुधरा है आपका, बढ़ा है, जो उस समय जो था उससे बढ़ गया, 961 था उससे ज्यादा हुआ है आपका। तो इस तरीके से सरकार ने क्या किया, आपके नज थियरी का इस्तेमाल किया और लोगों को पुश किया कि आप इस योजना का लाभ उठाइए, इसको प्रभावी कराइए, इसको इंप्लीमेंट करिए। इस तरीके से नज थियरी का इस्तेमाल इंडिया में आपका किया गया। जैसे अभी प्रधानमंत्री श्री योजना लॉन्च हुई है, आज ही आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी था आपका, ठीक है, श्री योजना है आपका स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसमें से मुझे लगता है कि 14,597 ऐसे ही नंबर ऑफ स्कूल हैं भारत से जो सरकारी स्कूल है वो चूज किए गए हैं और वहां पे सरकार और संरचना को बेहतर करेगी, ठीक है, वो केंद्र और राज्य के सहयोग से इस योजना पीएम श्री को क्या किया जा रहा है, आपका चलाया जा रहा है। न्यूज़पेपर में आप देखिएगा आज के था, तो पीएम श्री योजना को सरकार ने जो इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, तो इसमें 14,597 स्कूल को सरकार ने उठाया है और 14,597 स्कूल में सरकार उनके अवसंरचना पे ध्यान देगी, मतलब वहां की बिल्डिंग, ठीक है, बच्चों के लिए जो ग्राउंड है वो, बाकी जो सुविधाएं हैं, टॉयलेट की जो फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है, वो सब कुछ सरकार वहां पे क्या करेगी, प्रभावी करेगी। बेहतर अध्यापकों को वहां पे लेके जाया जाएगा उस स्कूल में, ठीक है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी है आपका 2020 जो अभी आया है 2020, इसको सरकार उन स्कूलों में क्या करेगी, आपकी प्रभावी करेगी। क्यों सरकार ऐसा कर रही है,
तो सरकार इन स्कूलों को इसलिए चूज की है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, इसको प्रभावी करना है। तो कुछ स्कूलों को सरकार ऑल ओवर इंडिया से चूज करके वहां पे संरचना का विकास करके जो नई शिक्षा नीति है जब उसको प्रभावी करेगी, तो आसपास के जो स्कूल होंगे उसी को मॉडल मान के वो भी अपने आप को रीडेवलप करना शुरू करेंगे और नई एजुकेशन जो नीति है आपकी सरकार की उसको प्रभावी करेंगे। तो सरकार ने यहां पे भी देखो नज का इस्तेमाल कर दिया, एक प्रोत्साहन दिया, सकारात्मक बल और अप्रत्यक्ष सलाह दे रही है। इन जो स्कूल को सरकार ने उठाया है, यहां का पूरा अवसंरचना विकास गवर्नमेंट करेगी, बिल्डिंग से लेके लाइब्रेरी से लेके लैब से लेके जो ग्राउंड है बच्चों के प्ले ग्राउंड खेलने के, उन सबका क्या करेगी, आपका विकास करेगी। तो यहां पे भी सरकार ने क्या किया, आपका नज थियरी का इस्तेमाल किया है। और लक्ष्य क्या है सरकार का कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक स्कूल में रोकना है, ठीक है। क्योंकि मैं जो अभी India@75 जो कल आपको पीडीएफ दिखा रहा था, तो उस पीडीएफ में एक आगे और भी डेटा है जो मैंने आपको शो नहीं किया था। जो एवरेज स्कूलिंग है इंडियंस का चाइना से कम है, ठीक है ना। तो एवरेज स्कूलिंग का मतलब ये होता है कि स्कूल में आप कितना टाइम व्यतीत कर रहे हो। टाइम का मतलब ये नहीं कि सुबह 7 बजे गए और शाम को 7 बजे आ रहे हैं, ये मतलब नहीं। मतलब अपने पूरी उम्र का 12 साल पढ़ाई कर रहे हो या 13 साल पढ़ाई कर रहे हो या 14 साल पढ़ाई कर रहे हो, कब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने ये सारा कदम क्या किया, उठाया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सरकार क्या कर रही है, प्रभावी करने जा रही है। तो वहां पर भी सरकार ने नज थियरी का क्या किया, आपका इस्तेमाल किया। तो जैसे आपके मेंस में डायरेक्टली क्या होते हैं, आपके योजनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देखिएगा, कहते हैं कि खाली स्टेट पीसेस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी भी डायरेक्टली क्वेश्चन क्या करती है, आपकी पूछती है। इवन 2021 मेंस में बहुत ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए, कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरा उसमें नहीं है उन क्वेश्चंस में आपके। तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपके कई बार यूपीएससी में पूछे गए, योजनाओं को ही एक्सप्लेन करने की बात की जाती है। तो आप एक बार देख लेंगे वहां पे कि क्या इस योजना में टपकन सिद्धांत, ट्रिकल डाउन जो ऊपर है, इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। क्या इस योजना में आपके नज थियरी का इस्तेमाल आपका किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एनालाइज करके अगर जो इन पॉइंट को वहां पे टच कर दोगे ना, तो आपका वो आंसर जो होगा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और समझ में आ जाएगा एग्जामिनर के कि आपको इकोनॉमिक्स की समझ है, इस योजना की समझ है, आप कहीं ना कहीं उससे क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। मतलब आपको अगर जो सिस्टम में लाया जाए तो आप चीजों को समझ के ही क्या करोगे, आगे की योजनाओं को बनाओगे। नहीं तो बिना सोचे समझे कोई योजना बना के सीधे पब्लिक के बीच में डाल दिए ना, तो सीधे पब्लिक रिजेक्ट करेगी, उल्टा उठा के तुम्हारे मुंह पे मार देगी, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ के क्या करना होता है, आगे बढ़ना होता है। ये चीज रिचर्ड थलेर ने अपनी बुक में बहुत डिटेल में इस चीजों को समझाया है। इन्होंने जो बुक लिखी है नज, ठीक है, उसके शुरुआती पेज में ही इन्होंने लिखा था कि जैसे रिचर्ड थलेर आपके शिकागो बूथ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का ही एग्जांपल उसमें दिया हुआ है आपका कि जैसे शिकागो में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां के जो प्रोफेसर थे आपके, अगर जो ओपन ट्रांसपोर्ट यूज करते तो ठंड उनको लगती। अपनी गाड़ी से अगर जो जाते थे कॉलेज में लेक्चर लेने के लिए, तो फिर वहां पे पार्किंग के लिए जगह नहीं था, तो बड़ा उनको दिक्कत होती थी। तो रिचर्ड थलेर ने इस चीज को वहां पे मेंशन किया है कि पार्किंग के लिए हमारे वहां जगह नहीं थी, हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो हमने अपने स्कूल के प्रशासन से, मतलब कॉलेज के प्रशासन से बोला हमने कि भाई हमारे लिए पार्किंग के लिए जगह बनाओ। प्रशासन ने सुना नहीं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। तो फिर जो प्रोफेसर थे वहां पे, उन्होंने किया क्या कि जो हफ्ते में 4 दिन लेक्चर लेते थे उसको उन्होंने 2 दिन कर दिया। भाई नहीं आ सकते थे, संभव नहीं था, गाड़ी बाहर नहीं खड़ा कर सकते थे क्योंकि कॉलेज में पार्किंग था नहीं। बाहर खड़ा करते तो अपने जैसे लोग लगभग हर जगह पाए जाते हैं, कोई गाड़ी का पहिया खोल के ले जाए, कोई गाड़ी ही गायब कर दे आपके, तो उससे वो परेशान थे। और आपका ओपन ट्रांसपोर्ट से आ नहीं सकते थे, ठंड उनको लगती थी। तो जो 4 दिन का लेक्चर था उन्होंने 2 दिन कर दिया। जब 2 दिन किया तो फिर कॉलेज के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने लगी, फिर स्टूडेंट भी बोलने लगे कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। कॉलेज प्रशासन से उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप पार्किंग बनाओ, हमें भी दिक्कत होती है, प्रोफेसर्स को भी दिक्कत हो रही है, हमारी पढ़ाई जा रही है। फिर भी प्रशासन ने सुना नहीं। जब फाइनली उनका ग्रेड यूनिवर्सिटी का डाउन होना शुरू हो गया आपका, तब जाके उन्होंने कदम उठाया और पार्किंग के लिए क्या किया, आपका लॉट बनवाया। तो वहीं पे रिचर्ड थलेर ये कहते हैं कि हमने अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए हमने वहां पे प्रोटेस्ट नहीं किया, हम सड़क पे नहीं निकले, हमने कोई जाम नहीं किया वहां पे, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, नज किया, उनको अपनी बातों को समझाया कि क्या हो सकता है, आपको क्या लॉस हो सकता है। तब जाके वो बातों को समझे और हमारे लिए क्या किया उन्होंने, इस तरह से पार्किंग का लॉट बनवाया और हमारी समस्या क्या हुई, आपकी सॉल्व हुई। वो एक और उसी बुक में एक और एग्जाम्पल देते हैं रिचर्ड थलेर साहब कि जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, आप चाहते हो कि वो हेल्दी फूड खाए, बर्गर पिज्जा वो ना खाए, ठीक है। तो अगर जो आप उसको रोकोगे कि भाई तुम देखो ये हेल्दी फूड खाओ, ये बर्गर पिज्जा तुम ना खाओ, तो फिर वो मानेगा नहीं, ठीक है।
वो सीधा क्या बोलेगा आपका कि वो आपको मतलब चैलेंज ही कर देगा कि तुम हमें रोक के दिखाओ, हम खा के दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर आपके और बच्चे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि बेहतर यह है कि आप उसको डायरेक्टली रोको। आप उसको ऐसा करो कि जब उसे भूख लगे तो बर्गर पिज्जा उससे दूर रखो और उसे थोड़ा सा हेल्दी फूड क्या करो तुम दो। जब आप उसको हेल्दी फूड दोगे तो खा लेगा, तो थोड़ा सा भूख उसकी कम होगी, तो उधर से उसका ध्यान क्या होगा, हटेगा और धीरे धीरे वो आदत को क्या कर देगा, छोड़ देगा। आपने भी देखा होगा, जैसे आप निकलते हो कभी बाहर सड़क पे ही मुखर्जी नगर, ठीक है, तो गोलगप्पे अगर जो आपको खाने हैं, मन करता है गोलगप्पा खाने का आपका, तो फिर आप स्टॉल पे गए गोलगप्पे की, तो यहां पे यह है कि तीन मतलब 10 रुपए का 3 या 4 गोलगप्पे देते हैं आपके। तो आप 2-4 राउंड खाए, 4-4 करके, 2-3 के बाद मीटर कुछ ज्यादा तेज भाग रहा होता है, तो आप कहते हो भैया रहने दो, लेकिन अभी आपका मन भरा नहीं रहता है, आप सोचते हो कि छोड़ो बाद में खा लेंगे, पैसे बहुत जा रहे हैं, ठीक है, आप नहीं खाते हो, बंद कर देते हो 2-3 राउंड के बाद। लेकिन वहीं कहीं शादी वादी में जाना होता है तो आप पहले ही सोच के जाते हो कि शादी कसक यहीं पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अब शादी में घुसे आप, ठीक, अब वहां पे आप क्या कहते हो कि जब जाते हो शादी में, तो फिर आपका दिमाग वहां पे ब्लॉक हो जाता है और शुरू में जो कुछ चीजें दिखती हैं वहीं से स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, और फिर वो सब क्या कहते हैं, नूडल वूडल खा के अपना पेट भर लेते हो, कुछ मिठाई खा लिए पेट भर लिए, गोलगप्पे तक जाके फिर आप सरेंडर हो जाते हो। तो देखना, वो शादियों का मैनेजमेंट होता है, वो इस तरह से करते हैं ना कि जो सस्ती चीजें होती है वो आगे लगाते हैं, जो महंगी होती है वो पीछे लगाते हैं, ठीक है, ताकि लोग वहां तक जाते जाते क्या कर जाए, सरेंडर कर जाए। हाँ, अब उसकी बात उसको वो काउंट नहीं करते हैं, जो एकदम पहुंचे हुए लोग हैं, जो पहले पूरा घूम लेते हैं और देख लेते हैं कि कहां पे क्या है, उस हिसाब से वो अपना क्या करते हैं, आपका व्यवहार करते हैं, उस हिसाब से वो शुरू करते हैं। तो उनके लिए थियरी काम नहीं करती है, ठीक है, उनके लिए बस यही है कि जैसे है वो अपना निपट ले। लेकिन आमजन के लिए इस तरीके से ये थियरी क्या करती है, आपकी वर्क करती है, यहां पे बनाया जाता है। उन्होंने सब इस बुक में एग्जाम्पल दिया है, जो उनकी नज वाली बुक है, उसमें रिचर्ड थलेर साहब ने एग्जाम्पल दे दे के चीजों को क्या क्या आपका समझाया है, ठीक है। तो यहां पे आपके जो जरूरत की लाइन है वो यही है, इसको याद रखिएगा। और व्यवहारिक अर्थशास्त्र के जो जनक है, फादर ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कौन है, तो रिचर्ड थलेर साहब है, इसको याद रखिएगा। ये स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, और बाकी ये यूपीएससी के मेंस में आंसर राइटिंग में आपकी बहुत मदद ये कर देगा। ये सब लाइन आप लिखोगे ना तो वो आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा, ठीक है। एग्जामिनर का वही माइंडसेट ही बदल जाएगा कि आपने किस तरीके से योजनाओं की सरकार को एनालाइज किया है, किस तरीके से आपने देखा है। बस आपने फैक्ट नहीं देखा है कि यहां पे 14,597 स्कूल है, 96 था कि 97 था, इसी पे अटक गए, ठीक है। आपने उसके सिद्धांतों को देखा है, आपने चीजों को पकड़ा हुआ है कि किस तरीके से सरकार हमारी काम कर रही है। तो ये रहा नज थियरी, ठीक है, ये दोनों था, ट्रिकल डाउन और नज थियरी। तो कहीं ना कहीं सरकार यहां पे आपके फ्रीडम को, आपकी स्वतंत्रता का सम्मान कर रही है, आपको फोर्स ना करके कम्युनिज्म की तरह, ठीक है, आपको धीरे धीरे हम उधर की तरफ क्या कर रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नज सिद्धांत को यहां पे क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया। अब बताइए अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरह से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की तरफ झुकी हुई है, ठीक है ना, कैसे हम थोड़ा सा पूंजीवाद की तरफ इस समय झुके हुए हैं। तो ये जो तीनों था आपका, ये पूरा खत्म हुआ। अब हम आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, व्यापार के आधार पे अर्थव्यवस्थाएं कितने तरह की होती हैं, व्यापार के आधार पर। तो व्यापार के आधार पे जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पहली होती है ओपन इकोनॉमी, दूसरी होती है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। तो अब हम आते हैं, पहला देखते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थ व्यवस्था। ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। और दूसरी है क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था जिसको आप बोलते हो। और ये जो है ना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में बना हुआ है। तो जो ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं से, लिख देता हूं, ऐसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया के अन्य
अर्थव्यवस्थाओं से, अन्य अर्थव्यवस्थाओं से वस्तु, सेवा और वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार करे, वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार करे, उसी को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। An economy which trade with the other economy of the world in goods, services and financial asset is called, ऐसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से वस्तु, सेवा और वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार करे, उसी को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अंग्रेजी में मैं बोल दे रहा हूं, एन इकोनॉमी विच ट्रेड विद द अदर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन गुड्स, सर्विसेज एंड फाइनेंशियल एसेट इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। उसी को हम क्या कहते हैं, आपका खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जो दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्था से, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, दुनिया की जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं, यूएस है, यूके है, ठीक है, चाइना है, उससे अगर जो हम ट्रेड करते हैं, किसमें, वस्तुओं में व्यापार करते हैं, मतलब उनसे वस्तु खरीदते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, और उनको वस्तु बेचते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, ठीक है, या सेवाओं में, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, सर्विस में आता है आपका, तो सॉफ्टवेयर हमने जर्मनी से खरीदा, ठीक है, और फिर हमने जर्मनी को सॉफ्टवेयर क्या किया, बेचा, या जर्मनी से सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, अमेरिका को सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो यहां पे जो है आपका, जो क्या कहते हैं कि सेवाएं हैं, सॉफ्टवेयर है, आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, यानी इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो सेवाओं में व्यापार हो गया। वित्तीय परिसंपत्तियां, फाइनेंशियल जो एसेट होते हैं, फाइनेंशियल एसेट वित्तीय परिसंपत्तियों में क्या होता है आपका कि, तो वित्तीय परिसंपत्ति की हम बात कर रहे थे यहां पे, जैसे फाइनेंशियल एसेट आपकी वित्तीय परिसंपत्ति होती क्या है, शेयर हो गया, फॉर एग्जांपल शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं, आपके फाइनेंशियल एसेट में आते हैं। वैसे जो आपका वित्तीय परिसंपत्ति ये सब क्या है, मैं थोड़ा सा बजट में आपको ये सब बताऊंगा, अभी बस इतने जानिए, जैसे शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ये सब किस में आते हैं, वित्तीय परिसंपत्ति में आते हैं, ठीक। तो जैसे आप हो, आपके लोग अमेरिका में जाके शेयर खरीद रहे हैं, या अमेरिकन है, आपके वहां आके शेयर खरीद रहे हैं, तो वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार हुआ कि नहीं हुआ आपका, ठीक है, वो आपके वहां आके निवेश कर रहे हैं, आप उनके वहां जाके निवेश कर रहे हो, तो वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार हो गया। तो कोई भी अर्थव्यवस्था दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं में अगर जिन तीन चीजों में व्यापार कर रही है, तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, ओपन इकोनॉमी, ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था बोलेंगे। उसी के विपरीत आपका चलता है क्लोज्ड इकोनॉमी, उसी के विपरीत आपका चलता है क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, आपकी चलती है, और बंद अर्थव्यवस्था जस्ट इसके अपोज होती है। मतलब इसमें मैं लिखूंगा नहीं, बस बोल दे रहा हूं, बस नहीं शब्द यहां पे क्या करना, आप जोड़ लेना। ऐसी अर्थव्यवस्था जो दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं से वस्तु, सेवा और वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार न करे, यहां पे बस वर्ड जोड़ लेना, व्यापार न करे, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका बंद अर्थव्यवस्था हम क्या कहते हैं, आपका बोलते हैं, ठीक है। उसको क्लोज्ड इकोनॉमी क्या किया था, आपका बोला जाता है। और यही परिभाषा आपकी यूपीएससी में पूछा था 11 या 12 में, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं आ रहा। हाँ, एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिट्टू कुमार आप बोल रहे हो। हाँ, तो निवेश जब करते हो तो आप कहीं ना कहीं संपत्ति तो खरीद रहे होते हो या उसी में निवेश कर रहे होते हो, ठीक है। तो 11 या 12 में ये पूछा था, सीधा डेफिनेशन ही उठा के पूछा था, और ये एनसीईआरटी का ही था आपके। और एनसीईआरटी में आगे आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक है, वहां पे ये ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी का जिक्र किया गया है। मैंने उसको पहले ही ला दिया, इंट्रोडक्शन में ही आपको मैंने बता दिया। वहां जब आऊंगा तो इन चीजों पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था उसको हम बोलते हैं, जो इन चीजों में व्यापार आपका न करे। वर्तमान में आदर्श रूप से कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड नहीं है, बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। जैसे लोग मानते हैं नॉर्थ कोरिया है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, नहीं, वो भी नहीं है। वो भी चाइना के साथ क्या करता है, आपका व्यापार करता है, ट्रेड करता है। तो इस समय मोर और लेस दुनिया की सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सब की सब क्या है, आपकी ओपन है, खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। वो किसी न किसी देश से व्यापार, वस्तु, सेवाओं या वित्तीय परिसंपत्ति में कर रही हैं। बस किसी की ओपननेस ज्यादा है,
किसी की ओपननेस क्या है आपकी कम है। जैसे हमारी ओपननेस जो ओपन है हमारी इकोनॉमी भी, और चाइना की भी इकोनॉमी ओपन है, बट ओपननेस जो है आपका खुलापन चाइना का ज्यादा है, हमारा खुलापन क्या है आपका कम है, क्योंकि हम कम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या करते हैं आपके जीडीपी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये आपका ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी परिभाषित होती है। ठीक है, तो परिभाषा मैंने लिख दिया है। बंद अर्थव्यवस्था में बस यहां पे न वर्ड क्या करना, लगा देना, ये परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अंग्रेजी वाले नॉट लगा लेना वहां पे। तो ये रही दूसरी अर्थव्यवस्था जो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, व्यापार के आधार पे क्या किया जाता है आपका देखा जाता है। ठीक है, ट्रेड के आधार पे हम क्या करते हैं आपका देखते हैं। अब आती है अगली अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, क्षेत्र के आधार पर, सेक्टर के आधार पे। ठीक है, सेक्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, कितने क्षेत्रक होते हैं। तो 5 क्षेत्रक मैंने आपको बताया था, प्राथमिक, द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर आपका चतुर्थक क्षेत्र, फिर पंचक क्षेत्र आपके थे। मैंने आपको बोला था जो आपके क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी जो सेक्टर हैं आपके चतुर्थक और पंचक, वो तृतीयक क्षेत्रक के ही क्या होते हैं भाग होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, उसी को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कहते हैं। कृषि और उसका संबंध क्षेत्र भी बोला जाता है। जो आपकी द्वितीयक क्षेत्र होता है उसी को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है। जो आपका तृतीयक क्षेत्र होता है टर्सरी सेक्टर, उसी को सर्विस सेक्टर भी, हम सेवा क्षेत्र भी क्या कहते हैं आपका बोलते हैं। और ये सब पिछले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं। तो अब मैं सेक्टर नहीं बताऊंगा, सीधे क्या करूंगा कि यहां पे बताऊंगा कि ये इकोनॉमी कैसे आपकी डिफाइन होती है। ठीक है, तो कृषि अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे कृषि का जीडीपी में एंड और रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में योगदान रोजगार में योगदान 50% से क्या हो आपका ज्यादा हो, 50% से ज्यादा हो, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? सिंपल, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है हमें। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषक अर्थव्यवस्था हम उसको बोलते हैं। अब भारत की अगर जो हम बात करें तो भारत की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, जीडीपी में इसका योगदान कितना है? तो 18.8% है। अकॉर्डिंग टू द 21-22 इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 18.8% योगदान है। जीडीपी जैसे मान लो कि 100 रुपए की है, हमारे देश की जीडीपी 100 रुपए है, तो 100 में से 18.8 रुपए जो उत्पादन होता है, 18.8 रुपए जो उत्पादन होता है वो कहां से होता है? कृषि क्षेत्र से आपका उत्पादन होता है। गेहूं, चावल, ये सब जो एनिमल हस्बेंड्री है, सब मिला के हम क्या करते हैं? आपका 18.8 रुपए का योगदान हम पूरे देश के उत्पादन में देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन फेल हो गया आपका, 50% से क्या हो गया आपका? कम हो गया। कंडीशन ये है कि जीडीपी और रोजगार दोनों मिला के 50, मतलब दोनों अलग अलग क्या होना चाहिए आपके? 50% से ज्यादा होना चाहिए। एंड है यहां पे, तो जीडीपी आपकी क्या हो गई? जीडीपी क्या हो गई आपकी? 50% से कम हो गई जीडीपी में योगदान कृषि क्षेत्र का। तो अपने आप ही पहला कंडीशन फेल। भारत की अर्थव्यवस्था एग्रेरियन इकोनॉमी है ही नहीं है, कृषक अर्थव्यवस्था है ही नहीं है। हाँ, आजादी के समय हम थे, लेकिन अभी हम नहीं है, वर्तमान में हम नहीं है। 18.8% है। रोजगार में भी देखोगे तो रोजगार में पहले हम 50% से ज्यादा थे, और कई जगह डेटा मिलेगा ऐसा कि कृषि, जितने भी हमारे वहां लोग रोजगार में है, एम्प्लॉयड है, उसमें से 50% से ज्यादा लोग किसमें है? कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे भारत में अगर जो 100 लोग हैं जो रोजगार में है, तो बोला यह जाता था अभी कुछ समय पहले कि 50% लोग, यानी इसमें से 50 लोग जो हैं आपके, 50 जो पीपल हैं वो क्या है आपके? कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, कृषि क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? आपके काम कर रहे हैं, ऐसा माना जाता था। लेकिन अभी एक प्राइवेट संस्था ने ऐसा आपका किया, मतलब क्या कहते हैं, सर्वे, उससे यह पता चला कि 40 से 45% लोग ही अब भारत में क्या कर रहे हैं? कृषि में कार्यरत है। बाकी चाहे सेवा क्षेत्र में चले गए हैं या कहीं इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं? आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो रिसेंट का क्या है आपका सर्वे है, तो उस हिसाब से दो के दोनों क्या हो गए? आपके फेल कर गए। ठीक है,
दो के दोनों क्या हो गए आपके, फेल कर गए। इस तरीके से दोनों कंडीशन क्या हो गया, फेल कर गया। वैसे अगर जो रोजगार का जो प्राइवेट संस्था ने सर्वे आपका किया है उसका ना मानो, और 50 to 54% सामान्यतः जो स्टैंडर्ड है उसको अगर जो मानते हो 50 to 54%, तो भी हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन नहीं है। कारण यह है कि दो के दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहला तो सीधा का सीधा फेल कर गया, उसमें कोई असमंजस है नहीं, रोजगार वाला ही असमंजस है। तमाम संस्थाओं के अलग अलग डेटा हैं आपके, तो जो सबसे लेटेस्ट वाला था वो मैंने आपके सामने रखा था, उसके हिसाब से भी क्या हो गया, आप बाहर हो गए। तो उसको हम क्या कहते हैं, कृषक अर्थव्यवस्था। तो जब आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसमें कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान और रोजगार, ठीक है, 50% से क्या हो आपका ज्यादा हो, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, एग्रेरियन इकोनॉमी। और इस हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था क्या है आपकी, एग्रेरियन नहीं है, कृषक अर्थव्यवस्था में काउंट नहीं होती। इंडस्ट्रियल के साथ भी क्या होता है, सेम परिभाषा निकल के आएगी, जीडीपी में और आपके रोजगार में क्या हो, 50% से ज्यादा योगदान हो। देखो ये सबसे सिंप्लीफाइड और जो रिसर्च पेपर के हिसाब से ये मैं परिभाषा आपको बता रहा हूं, बाकी किताबों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आप खुद ही वहां पे इन्फर नहीं कर पाओगे कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे आसान वाला मैंने आपके सामने यहां पे रख दिया। इंडस्ट्रियल के साथ यही होता है कि जीडीपी में जो योगदान है वो कितना होना चाहिए आपका, औद्योगिक क्षेत्र का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पे जैसे गाड़ी बन रही है, मोबाइल बन रहा है, जो वस्तुओं का निर्माण कर रही है, उसी को हम कहते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र, और उसी को इंडस्ट्रियल भी कहते हैं आपका। तो उनका जो योगदान है वो भी क्या है आपका 28.2% है, 28.2%। अगर जो आप ध्यान से देखोगे डेटा, चलिए मैं डेटा आपको दिखा देता हूं, सर्वे है, सर्वे का रिपोर्ट होगा यहां पे, क्योंकि हवा में बात करने से बढ़िया मैं आपको सीधा दिखा दूं। देखो यहां पे इंडस्ट्री जो है आपका, ठीक है, इंडस्ट्री का जो योगदान, औद्योगिक जो योगदान है वो कितना है, 28.2% है 21-22 के सर्वे के हिसाब से। तो इस हिसाब से भी हमारा 50% से क्या होगा, कम हो गया, ठीक है। एंड अगर जो देखोगे क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री का रोजगार में योगदान, तो अभी तो नॉर्मल टाइम में 30% के करीब था रोजगार में योगदान, लेकिन अभी कोविड में घट के 21% हो गया था। कारण यह था कि कोविड में तमाम फैक्ट्री क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, काम करना बंद कर दी थी, तो वो 21% आपका हो गया था। तो उस हिसाब से हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी नहीं है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी नहीं है आपका, ठीक। अब आती है तीसरी, सर्विस इकोनॉमी है, ठीक है। यहां पे देखेंगे आप तो तीसरा क्या था आपका, सेवा अर्थव्यवस्था था। यहां पे देखिए यहां पे आपका सेवा अर्थव्यवस्था था तीसरा। अब जब सर्विस को देखोगे तो यहां पे भी सेम कंडीशन क्या होगी आपकी लगेगी। सर्विस सेक्टर में क्या है कि सर्विस सेक्टर का जीडीपी में जो योगदान है, जीडीपी में जो योगदान है 53% है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। जीडीपी 53% से क्या हो गई, ज्यादा चली गई। लेकिन रोजगार में जो है इसका योगदान लगभग 20 से 25% के बीच में क्या होता है आपका आता है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फेल कर गई। तो हमारी इकोनॉमी क्या है, सर्विस इकोनॉमी भी नहीं है, सेवा अर्थव्यवस्था भी नहीं है। यानी इस हिसाब से हम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। हम कहां आते हैं, हम ट्रांजिशन फेज में हैं। और हम ऐसा ट्रांजिशन किए कि हम सीधे कृषक अर्थव्यवस्था से मूव कर गए किधर की तरफ, सर्विस इकोनॉमी की तरफ मूव कर गए। यहां तो पूरा पहुंच नहीं पाए, लेकिन अब रोजगार की इतनी समस्या हो गई हमारे वहां, क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा रोजगार नहीं देता है। और वहां पे जिनको रोजगार मिलता भी है वो बड़े स्किल्ड लोग होते हैं, उनको अच्छी अंग्रेजी की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल एक पढ़ाई उनके पास होनी चाहिए। ऐसे लोगों को ये जो सेक्टर है वो ज्यादा रोजगार क्या करता देता है। जैसे सॉफ्टवेयर में देख लीजिए, बीटेक हो, आपके पास अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज हो, तभी आपको वहां पे नौकरी मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं देता। तो फिर हमने बैक गियर लगाया हुआ है, जब से ये सरकार आई है फिर से हम बैक गियर लगाए हैं और हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ क्या कर रहे हैं, आपका आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम विनिर्माण अर्थव्यवस्था की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार जो देता है ना, यही वाला जो आपका सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सबसे ज्यादा रोजगार क्या करती है, आपकी देती है। तो हम फिर से इधर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अभी हम ट्रांजिशन फेज में हैं। हम आजादी के समय कृषक अर्थव्यवस्था थे, ठीक है, कृषि प्रधान था सब कुछ। अब धीरे धीरे हम जंप कर गए किधर की तरफ, इंडस्ट्रियल की तरफ ना जाके सर्विस की तरफ मूव कर गए। फिर हम बैक गियर लगा रहे हैं, अभी कहां आ रहे हैं, आपके इंडस्ट्रियल की तरफ आ रहे हैं। और फिर इंडस्ट्रियल से हम सर्विस की तरफ क्या करेंगे, आपका जाएंगे। जैसे चाइना है, चाइना की इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, उसके जीडीपी से लेके आप देखोगे एंड रोजगार में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का है।
तो उसको आप मान सकते हो चीन को, वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, विनिर्माण अर्थव्यवस्था। वो कृषि से जंप कर गया किधर की तरफ, इंडस्ट्रियल की तरफ, अब धीरे धीरे वो सर्विस की तरफ आ रहा है। वहीं पे जैसे यूएस देखोगे, यूके देखोगे, उनकी इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी है, सेवा अर्थव्यवस्था है, क्योंकि उनके वहां सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान भी ज्यादा है, और लोग जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है उनके वहां रोजगार में है, वो किस में है, आपके सेवा क्षेत्र में ही है। लेकिन भारत अभी ट्रांजिशन फेज में है, ठीक है, संक्रमण की अवस्था में है, इधर से उधर क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। तो हमारी कहीं पे भी क्या होती स्थिति आपकी लाई नहीं करती है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या कि क्या कहते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आई आपको सेक्टर के आधार पे। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। अब अगले क्लास में मिलेंगे तो रियल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो सब है आपका। और डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है, एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ये तीन हम देखेंगे अगले अर्थ उसमें कल के लेक्चर में। और मैक्रो एंड माइक्रो में डिफरेंस भी हम क्या करेंगे, आपका देखेंगे, ठीक है। वहां पे क्या होगा आपका देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।